नमस्कार साथियों, अनिश शुक्ला स्वागत करता हूं आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। चलिए देखते हैं एक और कृषि वनस्पति विज्ञान का एक और क्वेश्चन पेपर। चूंकि आपका एग्जाम है कल 4 मार्च को एग्रीकल्चर बॉटनी क्लास 11th का। शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, चने के पौधे यानी पुष्प में पुंकेसरों की संख्या तो होती है 10। ऑप्शन नंबर 3 आलू रूपांतरण है, तने का मॉडिफाइड स्टेम है, याद रखेंगे। कंद से प्रोपोगेट करते हैं तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। मटर की पत्ती होती है, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, अंडाकार। दो समसूत्री विभाजन के मध्य की अवस्था को कहते हैं मध्यावस्था, मेटाफेज। मांसल पेरिकार पाया जाता है, इसका ड नंबर का राइट ऑप्शन ये होगा, पेपो में। अगला क्वेश्चन देखिए, अंगूर किस प्रकार का फल है, राइट ऑप्शन यहाँ पे बेरी हो जाएगा। माइटोसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1882 में किया था। किस पौधे में रबर क्षीर वाहिकाएं पाई जाती हैं, तो रबर के पौधे में। अब अगला है यहाँ पर, किस पौधे एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक बीजपत्री में जो जड़ें हैं वो रेशेदार जड़ पाई जाती है, द्विबीजपत्री में आपका जो है पाई जाती है मूसला जड़। आगे देखिए, भूमिगत तनों के लिए कौन सी मिट्टी आवश्यक है, सैंडी लोम यानी बलुई दोमट मृदा। अति लघुत्तरीय प्रश्न में कौन से पदार्थ कोशिका विभाजन को रोक देते हैं, एक पदार्थ का नाम। तो एक पदार्थ है कॉल्चिका मोटम नेल, जो कोशिका विभाजन सेल डिवीजन को रोक देता है। फ्लोएम का निर्माण करने वाली कोशिकाओं का नाम लिखिए। तो फ्लोएम का निर्माण करने वाली कोशिकाएं सीव, कंपेनियन, फ्लोएम पैरेनकाइमा, बास्ट फाइबर्स। क्वेश्चन नंबर 9, हरित लवक का नामांकित चित्र बनाइए। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट का एक फिगर बनाना है, 2 नंबर मिल जाएगा। तेल के रूप में भोजन संचित होता है, उदाहरण दीजिए। तो अखरोट, बादाम, नारियल, तिल, इन सभी में तेल के रूप में भोजन संचित होता है। नारियल में 61% तेल पाया जाता है, सभी फसलों में सबसे ज्यादा। आगे देखिए, यहाँ पर पौधों में खाद्य पदार्थ संचयन क्यों आवश्यक है। देखिए क्यों आवश्यक है, 11वें क्वेश्चन का यहाँ पे पौधों में खाद्य पदार्थ जो है पौधों की वृद्धि और विकास एवं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, खाद्य पदार्थ का संचयन। पौधों में वाष्पोत्सर्जन का महत्व का वर्णन कीजिए। रसारोहण में वाष्पोत्सर्जन कर्षण क्या कैसे आवश्यक है। वाष्पोत्सर्जन का महत्व है, जैसे कि वाष्पोत्सर्जन को आवश्यक बुराई बोला जाता है, आप लोगों ने सुना होगा। ये होता है, काफी सारे इसके महत्व है, जैसा कि पत्तियों के जो सतह है वो भी ठंडी रहती है इसके होने से। एक बीजपत्री तने के संवहन पुलों में एधा पाई जाती है, जबकि द्वितीय वृद्धि के समय संवहन वलय किस प्रकार बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 है। आशा करता हूं आप लोगों ने कर लिया होगा। 12वां क्वेश्चन यहाँ पर छूट रहा था। देखिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन के महत्व का वर्णन कीजिए। रसारोहण ये तो हमने बताई है। आगे देखिए, यहाँ पर 14वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वार्षिक वलय, अंतःकाष्ठ एवं रसकाष्ठ, छाल बार्क, वातरंध्र। अगला है 3 क्वेश्चन 6 नंबर के जो है विस्तृत उत्तरी 3 पेज में लिखने होते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्या है, स्टोमेटा द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। वाष्पोत्सर्जन तथा वाष्पोत्सर्जन के महत्व का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन पौधों के वायवीय भागों से होने वाली जलहानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। द वाटर लॉस फ्रॉम एरियल पार्ट्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को हम कहते हैं स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन यानी रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। पूरे वाष्पोत्सर्जन का 80 से 90% इसी से होता है। इसके अलावा क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन और लेंटिकुलर रेस्पिरेशन होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिनिसेशन से आप क्या समझते हैं, चित्र की सहायता से क्रियाविधि को स्पष्ट कीजिए। डिनिसेशन डबल फर्टिलाइजेशन, ये काफी सारी वीडियोस में हमने आपको पहले भी कवर करा दिया है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे, जरूर देख लेंगे। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, आवृत बीज पौधों के विभिन्न संवहन मंडलों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। 16वां क्वेश्चन ये कर रहा है। तो ये भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसको भी आप कर लिए होंगे, हमने बताए भी हैं। पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए तथा तालिका के रूप में इसके अंगों के प्रमुख कार्य लिखिए। ठीक है, या इसके स्थान पर आप कर सकते हैं कोशिका विभिन्न अंग क्या हैं और निम्नलिखित के आकार एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। कोशिका के विभिन्न अंग जिनको कहते हैं कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल, जैसे सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, प्रोटोप्लाज्म, प्लास्टिड और प्लाज्मा लेम्मा भी मिल जाती है। केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के विद्वान ने किया था। केंद्रक जो है कोशिका को पूरा कंट्रोल करता है। इसमें 80% प्रोटीन, 10% डीएनए, 10% अन्य तत्व पाए जाते हैं। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, इसका काम होता है भोजन बनाना, ध्यान रखेंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हिंदी में आपको मिल जाएगा सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया को इसकी खोज जो है वर्ष 1857 में अल्बर्ट वान कोलिकर ने किया था। बायोप्लास्ट नाम रिचर्ड अल्टमैन ने 1886 में दिया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम अल्टमान ने नहीं, कार्ल बेंडा ने 1898 में दिया। ये क्रेब्स चक्र चलाकर एटीपी बनाता है, 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज बना डालते हैं और ग्लूकोज हमें ऊर्जा देता है। इस कारण बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का पावर हाउस है, शक्ति घर है, ऊर्जा घर है।
ठीक है, और इसकी आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फिर है यहाँ पर आपका अंतः जीव द्रव्य जाल, इसको हम अंतः पृथ्वी जालिका बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खोज थॉमसन और पोर्टर ने किया था 1945 में। आंतरिक कंकाल तथा आंतरिक सहायता देने का कार्य करता है। दो भाग इसके होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंतः पृथ्वी जालिका, इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, वसा बनाता है, स्टेरॉइड हार्मोन बनाता है। और खुरदरी अंतः पृथ्वी जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन बना डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा क्वेश्चन समाप्त होता है। इंस्ट्रक्शन है, इनको आप फॉलो करेंगे। पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक है एकदम ऊपर डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। इसके अलावा 4 से 5 वीडियो हमारे चैनल पर आ चुके हैं एग्रीकल्चरल बॉटनी के, आप जरूर उनको देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ठीक है।